स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, हम जानते हैं कि हाल ही में पार्लियामेंट के द्वारा 3 फार्मर अमेंडमेंट बिल्स पास किए गए थे, जिन्हें अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी अब ये कानून बन चुके हैं। और इन्हीं 3 कानूनों में से एक कानून है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसके तहत जो पुराना एक्ट था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव किए गए हैं। तो चलिए अब इन्हीं बदलावों को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को इस एक्ट की धारा 3 उपधारा 1 के दायरे से बाहर कर दिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अधिकार होता है कि वह आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण कर सकती है। यानी अब इस नए अधिनियम के तहत जो ये अनाज, प्याज, आलू आदि हैं, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर रहेगी। अब केवल युद्ध की स्थिति, अकाल की स्थिति, प्राकृतिक आपदा या कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि की जैसी सिचुएशन में ही, ऐसी परिस्थितियों में ही सरकार द्वारा इन पर नियंत्रण किया जा सकेगा। सिंपल शब्दों में समझें तो अब जो निजी खरीदार हैं, वो भी इन वस्तुओं के भंडारण कर सकते हैं, इनका जमा कर सकते हैं। सरकार का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इस अमेंडमेंट के तहत अब ये वस्तुएं कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर रहेंगी, यानी अब जितना चाहे उतना इनका स्टॉक किया जा सकता है, जिसके पीछे सरकार का कहना है कि भारत में अब इन वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, जिसके चलते अब इसमें नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा इसके कई फायदे भी हैं। सरकार का कहना है कि इन उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण और सप्लाई करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में निजी विदेशी निवेश भी आकर्षित होंगे। कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ेगा, फूड सप्लाई चेन में आधुनिकीकरण आएगा, और जिससे जो पेरिशेबल नेचर की जो गुड्स होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, उनके खराब होने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य भी मिल पाएगा। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें इन वस्तुओं की बम्पर पैदावार हो जाती है, तो इन उपज को स्टोर किया जा सकता है और बर्बादी को रोका जा सकता है। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें कि जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस संशोधन के भी अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। इसके अंदर भी कई खामियां हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस नए कानून के तहत सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसे उत्पादों पर भंडारण रोक हटा दी है, यानी अब आप जितना चाहे उतना भंडार कर सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए कि एक आम खरीदार के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन हो सकती है, कितना पैसा हो सकता है कि वह उचित मात्रा में इन उत्पादों का भंडारण कर सके। यानी हर बार की तरह इस नए बदलाव का फायदा भी कुछ अमीरों तक ही सीमित है। इसका फायदा भी कुछ अमीर खरीदार ही उठा पाएंगे, जिनके पास पर्याप्त जमीन है और पैसा है ऐसी वस्तु को स्टोर करके उसके रखरखाव करने का। यानी ये बदलाव क्रिएट कर सकता है मोनोपोली की सिचुएशन को, जिसके चलते ये जो जमाखोर हैं, ये किसानों से उत्पादों को कम दामों में खरीद कर सारे उत्पादों के स्टोर कर लेंगे और उसकी मार्केट में सप्लाई को रोक देंगे, जिससे मांग बढ़ेगी और फिर ये लोग उस उत्पादों को अपने मनमाने दामों पर बेचेंगे, जिसमें अल्टीमेटली नुकसान होगा किसानों को, छोटे खरीदारों को और हमारे जैसे आम उपभोक्ताओं को। तो अंत में हमारा तो यही मत है कि सरकार को चाहिए कि इस अधिनियम के तहत जो नया एक्ट है उसके तहत हो रहे व्यापारों पर सरकार निगरानी रखे, ताकि मोनोपोली वाली सिचुएशन ना आ पाए। वैसे हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि केंद्र ने इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया हो और कुछ वस्तुओं को इसके दायरे से बाहर किया हो। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। एग्जाम्पल के लिए साल 2002 में सरकार ने गेहूं, धान, चावल, मोटे अनाज और खाद्य तेलों पर लाइसेंस और स्टॉक सीमा को समाप्त किया था। यानी ऐसा भारत में पहले भी होता रहा है। तो साथियों, आज की जानकारी में इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे किसानों से जुड़े अगले 2 अधिनियमों के बारे में, उनके फायदों के बारे में, उनके नुकसानों के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।